नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। राजनीति में रिश्तों के लॉयल्टी पॉइंट्स कब खत्म हो जाएं, कोई कह नहीं सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस मुक्त हो गए हैं। राजनीति में 52 साल गुजारने के बाद अब कैप्टन अपनी राजनीति में कैसे नई जान फूंकेंगे? करीब 80 साल की उम्र में क्या वो पंजाब के लिए राजनीति का नया स्टार्टअप खोलेंगे? आखिर क्या है कैप्टन का फ्यूचर प्लान, इसका विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर भी रहेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब से मोदी सरकार आई है, कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का स्ट्राइक रेट बहुत हाई रहा है। 2014 से 2021 के दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। यानी नेता दूसरी पार्टियों में गृह प्रवेश करते रहे और कांग्रेस अपना गृह क्लेश ही सुलझाने में लगी रही। इस कलह को आंकड़ों, बयानों और राजनीतिक गतिविधियों की मदद से डिकोड करेंगे। इसके बाद यूपी पुलिस की वर्दी पर लगे खून के छींटों को स्कैन करेंगे। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला यूपी पुलिस के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। इस केस में वर्दी के रौब में कत्ल का आरोप झेलते पुलिस वाले हैं। मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता सिस्टम है। अपनी ही पुलिस पर कार्रवाई का आश्वासन देने वाले मुख्यमंत्री हैं और एक उजड़ा हुआ परिवार है। ये मामले को पुलिस सुधारों की केस स्टडी बन सकता है। इसके अलावा देश को खबरदार करने वाली यह खबर दक्षिण भारत के पढ़े लिखे राज्य केरल से आई है। केरल में सरकार चला रही पार्टी सीपीएम ने अपने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट में यह खुलासा किया है कि राज्य के मुस्लिम वर्ग के एक हिस्से में तालिबान का समर्थन करने वाली भावना बढ़ रही है। जिस तालिबान की क्रूरता और कट्टरपंथी सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उसे केरल का एक वर्ग समर्थन क्यों दे रहा है? और यह आने वाले समय में देश की सुरक्षा के एंगल से कितना खतरनाक हो सकता है, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। और आज खबरदार में यह भी देखिएगा कि कैसे बड़े बड़े देशों में कई बार अनोखी समस्याएं सामने आती हैं। आपने बिना ड्राइवर वाली कार के डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन ट्रक ड्राइवरों की कमी से जूझते देश की कल्पना शायद नहीं की होगी। ब्रिटेन में भारी वाहनों के ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से 2/3 पेट्रोल पंप्स में सूखा पड़ा हुआ है। सप्लाई को लेकर त्राहिमाम है और लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लेकिन शुरुआत हम पंजाब की राजनीति से करेंगे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अपनी नई पारी का ऐलान कर दिया, जो वो कांग्रेस के खिलाफ खेलेंगे। कांग्रेस हाईकमान से नाराज होकर जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तब से ही राजनीतिक गलियारों में उनके अगले कदम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें 3 कयास सबसे ज्यादा चर्चा में थे। पहला कयास यह लगाया जा रहा था कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ देंगे। यह कयास सच साबित हो गया। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने की बात साफ कर दी। दूसरा कयास यह लगाया जा रहा था कि अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यह कयास गलत साबित हुआ। अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। और तीसरा कयास यह लगाया जा रहा था कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे। अभी यह कयास बना हुआ है क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अपने अगले एक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं। कांग्रेस छोड़ने की बात कह चुके अमरिंदर सिंह के बयान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला दें, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। अमरिंदर सिंह ने जिस दिन पंजाब सरकार की कैप्टनसी से त्यागपत्र दिया था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी को भी दिल से तिलांजलि दे दी थी। ये तो साफ था कि अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। नंबर 1, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे। क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? फ्लोर टेस्ट वाले वजह जाती लगता तो फ्लोर टेस्ट वाले जा सकते। ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माई जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने जो बात कही थी, वही बात कहकर आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की योजना का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया है वो ठीक नहीं है। वो इस तरह की बेइज्जती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनका ट्विटर बायो कांग्रेस को पहले ही त्याग चुका है। हालांकि कांग्रेस आला कमान में अभी भी घोर चुप्पी छाई हुई है।
अभी तो उन्होंने कहा भी मैं इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा देंगे वो क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा। जो ये चीजें हो रही है इससे देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक परिवार होता है, परिवार में कोई भी सदस्य चला जाए तो उसकी कमी तो महसूस होती है। सही है, कांग्रेस आला कमान को हैरानी तो तब होगी जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस ना छोड़ने का ऐलान करते। खैर, अब मुद्दा ये है कि अमरिंदर का अगला मूव क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में अमरिंदर सिंह की बीजेपी से नजदीकियां और अमित शाह से मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह के करीबियों ने इसे नए कृषि कानून और किसान आंदोलन से जुड़ी मुलाकात बताकर बात खत्म कर दी। अब अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for my at the moment. अमरिंदर भले ही मीडिया के सवालों पर चुप हैं, लेकिन वो चुप तो नहीं बैठने वाले। लेकिन वो क्या करेंगे, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि चुनाव में अब इतना वक्त नहीं बचा है कि नई पार्टी बनाकर अमरिंदर चुनाव में उतर पाएं। ऐसे में वो कोई गैर राजनीतिक दल बना सकते हैं, जिसके दो मकसद होंगे। पहला मकसद ये कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को किसी भी तरह खत्म करवाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। अमित शाह से उनकी मुलाकात के यही मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरा मकसद ये कि पंजाब में राष्ट्रवाद को एजेंडा बनाकर कांग्रेस को कमजोर किया जाए, जिसकी प्लानिंग के लिए अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से भी मीटिंग कर ली है। यानी अमरिंदर सिंह भले ही बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अमरिंदर की बीजेपी से नजदीकियां उनकी फ्यूचर प्लानिंग का ट्रेलर जरूर दिखा रही हैं। डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया। डेली ड्रोन आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। अमरिंदर सिंह ने 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस से उचित दूरी बनाकर रखी। साथ ही वो बीजेपी और मोदी सरकार के दिल में एक खास जगह बनाकर चंडीगढ़ लौटे। मोदी सरकार को अब अमरिंदर में एक कद्दावर नेता नजर आने लगा है। कैप्टन साहब बहुत संवेदनशील और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चूंकि पंजाब प्रदेश हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, उस दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से भी हम लोग लगातार कैप्टन साहब के संपर्क में, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी रहते थे, और आज जो वो समस्याएं लेके आए हैं, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और गृह मंत्री जी हमारे बड़े नेता हैं और सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पे हैं जो सारी स्थितियों को हैंडल करते हैं, तो ऐसे में उनका मिलना, और उन्होंने स्वयं ही ट्वीट करके जैसे कहा है कि हम किसानों की समस्या के लिए आए, पंजाब के विकास के लिए फंड के लिए आए हैं, ऐसी सारी बातों को उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग की है, जानकारों को लगता है कि अमरिंदर सिंह भले ही बीजेपी में शामिल ना हो रहे हों, लेकिन चुनाव में फील्डिंग बीजेपी के लिए ही करेंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया और कांग्रेस आलाकमान को खूब खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है कि कांग्रेस को अब इसकी आदत पड़ चुकी हो। वैसे भी जब से मोदी सरकार आई है, कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का स्ट्राइक रेट बहुत हाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इसका आंकड़ेवार डेटा उपलब्ध करवाया है, जिसमें बताया गया है कि 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। इसी दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने भी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार 7 साल में कुल 1133 उम्मीदवारों और 500 सांसदों विधायकों ने पार्टियां बदली, लेकिन सबसे ज्यादा दल बदलू नेता कांग्रेस के ही रहे। अगर सिर्फ सांसद विधायकों के एग्जिट और एंट्री का औसत निकालें तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा घाटे में रही और बीजेपी सबसे ज्यादा फायदे में। पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस के 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। साल 2014 से अब तक बीजेपी से भी 33 सांसद विधायक अलग हुए। इसी दौरान अन्य पार्टियों के 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि 173 सांसद और विधायक दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस तरह से कांग्रेस को 7 साल में 116 सांसदों विधायकों का नुकसान हुआ है और इसी दौरान बीजेपी को 140 सांसद विधायकों का फायदा हुआ है। बीते कुछ महीनों की लिस्ट निकालें
तो बाबुल सुप्रियो सबसे बड़ा नाम रहे जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी के पाले में चले गए। लेकिन पिछले कुछ समय से तो हर महीने ही कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे की विदाई ब्रेकिंग न्यूज बनती है। पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले 7 बड़े नेताओं के बारे में आपको बताते हैं। 16 अगस्त 2021 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ी। वो असम की सिलचर सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। पार्टी छोड़ने की वजह असम में सीट बंटवारे से नाराज थी। अब टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा की सांसद है। अगला नाम है अभिजीत मुखर्जी, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। 5 जुलाई को कांग्रेस छोड़ने वाले अभिजीत मुखर्जी 2012 और 2014 में सांसद चुने गए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बोर हो रहे थे। अभी टीएमसी ज्वाइन कर ली है, फिलहाल कोई पद नहीं मिला है। अभिजीत मुखर्जी से पहले 9 जून को जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी थी। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान की बेरुखी से नाराज थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। हाल फिलहाल में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था। उन्होंने 11 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज थे। अभी राज्यसभा सांसद के साथ ही मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अलग अलग कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे नारायण राणे 21 सितंबर 2017 को कांग्रेस छोड़ चुके। राणे ने दावा किया था कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई, फिर 2018 में बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दिया। अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा ने 29 जनवरी 2017 को कांग्रेस छोड़ी थी। वो मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पार्टी में साइडलाइन कर दिए जाने से नाराज थे। 84 साल की उम्र में कांग्रेस छोड़ने वाले सबसे उम्रदराज नेता थे। अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन कर्नाटक बीजेपी से नजदीकियां हैं। करीब 6 साल पहले 29 अगस्त 2015 को असम कांग्रेस के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी छोड़ी थी। गोगोई को मुख्यमंत्री बनाए जाने और कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। इस वक्त असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। अगर पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की हिस्ट्री शीट निकालकर देखेंगे तो अंदाजा होगा कि कांग्रेस को चाहे नुकसान हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को फायदा ही हुआ है। अब कांग्रेस के अंदर बगावत की इस चिंगारी को अमरिंदर सिंह के एपिसोड ने हवा दे दी। पंजाब में हुई फसीहत से लेकर दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप पर सवालिया निशान तक। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. कांग्रेस पार्टी के गृह कलेश का अगर सार निकालें तो इस वक्त कांग्रेस में चला चली की बेला चली हुई है। किसी को कांग्रेस आलाकमान चलता कर रहा है तो कोई मौका मिलते ही खुद ही चलता बन रहा है, और जो नहीं जा रहा वो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को आईना दिखा रहा है। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। कांग्रेस हाईकमान के आलोचक धृतराष्ट्र वाले उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आईना दिखाने वालों का सामना आईना तोड़ने वालों से हो जाता है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आलाकमान का सत्य से सामना करवाया तो उनके घर पर टमाटर फेंके गए, कार तोड़ दी गई, और फिर कांग्रेस हाईकमान के बचाव में बड़े बड़े नेता मैदान में कूद पड़े। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी के पास है। जितने निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही हैं। लगातार अपॉइंटमेंट से लेके बाकी प्रक्रियाएं सारी हो रही हैं सोनिया जी के दस्तखत से, उनके निर्देश पे हो रही हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि कपिल सिब्बल जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति और कांग्रेस में सीनियर स्थान रखने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि कांग्रेस के लीडर विद्यमान है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही। जब सिब्बल ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो उनके समर्थन में भी आवाजें उठी।
issues should not be confused with having confidence or not having confidence in the leadership of a particular individual. The far more important thing is to have faith in the core ideology of the Congress party, in the philosophy of the Congress party, and whosoever leads that party, if they are able to do justice to those core values, I do not think anybody really has a problem with that. कांग्रेस इस वक्त दो खेमों में बट चुकी है। एक तरफ गांधी परिवार के वफादार हैं और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं। कांग्रेस पार्टी के इस गृह युद्ध में शह और मात का खेल चल रहा है और जो हारता जा रहा है वो बाहर होता जा रहा है। असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। असूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी होता है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी होता है। असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ जाने का ही रास्ता खुला हो, आने के दरवाजे भी खुले हुए हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। राजनीतिक दलों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह बड़े बड़े नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया, वो कांग्रेस हाईकमान के लिए खतरे का अलार्म है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात उत्तर प्रदेश के उस व्यवसायी की जिसकी हत्या का आरोप पुलिस वालों पर लगा है। वैसे तो कानपुर के मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस पिटाई में मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर परिवार को इंसाफ का भरोसा मिला है, लेकिन इस मामले ने यूपी पुलिस की साख को चोट पहुंचाई है। पहले आधी रात रूटीन चेकिंग के नाम पर हुए विवाद में बेरहम पिटाई का आरोप, फिर मामले को हादसा बताकर लीपापोती की कोशिश। इससे न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि पूरा प्रशासनिक अमला कटघरे में है। मनीष गुप्ता की मौत का यह मामला ऐसा है जिस पर मांग हो रही है कि न सिर्फ पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिले बल्कि पुलिस सुधार की पहल हो। उसका दिन इतना ही तुम्हारे दिन का साथ था, उसका साथ तुम्हारा इतने। कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता अब एक केस बन चुके हैं। एक ऐसा केस जो पुलिस सुधारों के लिए नजीर बन सकता है। इस केस में अपनी वर्दी के रौब में कत्ल के आरोप में खड़े पुलिस वाले हैं। लीपापोती और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता पुलिस प्रशासन का सिस्टम है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं, प्रशासन उनको लेके जा रहा है। आप लोग अब गलत कर रहे हैं, पुलिस वाले अब सही है। आपने मेरा कल से साथ दिया, परसों से साथ दिया, गोरखपुर में साथ दिया, अच्छा किया, आज आप गलत कर रहे हैं। इस केस में आईना राजनीति के लिए भी है, जो पीड़ित परिवार को अपने सियासी फायदे का टूल मानने लगता है। साथ ही सबक सरकार के लिए है, जहां कटघरे में आई अपनी ही पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा खुद सूबे के मुख्यमंत्री को देना पड़ता है। उन्होंने खुद अपनी ओर से कहा कि आपका केस वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एक अच्छी टीम तैनात कर देते हैं जिससे आपका कार्य बहुत अच्छे से हो पाए। वहाँ जाके वो ये बात खुद ही समझ रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ये कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी इस केस को बहुत अच्छे से डीपली समझकर, बिल्कुल जुड़कर, बिल्कुल सही फैसला किया है। बहुत अच्छे से उनसे सहमत हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। योगी की कार्रवाई उस राजनीतिक तूफान के बीच होती है
जिसने उनकी सरकार को समूचे विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। विपक्ष को उनकी पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाने का एक और मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। 27-28 सितंबर की दरमियानी रात गोरखपुर के होटल कृष्णा में मनीष गुप्ता और वहां पहुंची पुलिस टीम के बीच बात इतनी कैसे बढ़ी, ये तो जांच से तय होगा। लेकिन इतना तय है कि पुलिस अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने पर उतारू थी। कानपुर के व्यक्ति मनीष गुप्ता का इसी होटल में मौत हुई थी और इसी कमरे में हुई थी, जैसा कि मीनाक्षी, उनकी मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने बताया था कि इस कमरे में पुलिस वालों ने मनीष की पीट कर हत्या कर दी थी। और ये आपको दिखा दूं, ये कमरा नंबर 512 है। उसके साथ आपको सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा दूं कि इस गैलरी में वो लगा हुआ आपको सामने दिख रहा है, जहां पर व्यापारी के कमरे में प्रवेश करने वाले पुलिस की गतिविधियां कैद हुई और टाइमिंग कैद हुई। मनीष गुप्ता के साथ हुई ज्यादती को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उजागर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर गंभीर चोटों के 4 निशान मिले। सिर में लगी चोट जानलेवा साबित हुई। दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान मिला। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान मिले। बाईं आंख की ऊपरी परत पर भी चोट के निशान थे। पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड अब तक यही कहा है कि पुलिस टीम रूटीन चेकअप के लिए होटल में थी। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में पुलिस ने जो पहली एफआईआर दर्ज की है, उसमें 3 पुलिस वालों पर नामजद और 3 अज्ञात पर केस हुआ है। लेकिन इस मामले में 6 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। जिन पुलिस वालों पर नामजद एफआईआर हुई, उनमें गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने के एसओ जेएन सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा और सब इंस्पेक्टर विजय यादव है। उन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज हुआ है। शुरुआत में पुलिस कितनी संवेदनहीन थी, इसे एसएसपी विपिन ताड़ा की शुरुआती प्रतिक्रिया में समझा जा सकता है। कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस के ऐसे ही रवैये की वजह से मनीष गुप्ता की पत्नी ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया था। मनीष के अंतिम संस्कार में 53 घंटों के परिवार वालों के इंतजार में प्रशासन और पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर किया। वैसे इस मामले में योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है और कमेटी बनाने का फैसला किया जो यूपी के सभी दागी पुलिस वालों की पहचान करेगी। गोरखपुर से गजेंद्र और कानपुर से रंजय के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब बात देश को खबरदार करने वाली उस खबर की जो दक्षिण भारत के पढ़े लिखे राज्य केरल से आई। केरल में सरकार चला रही सीपीएम पार्टी ने यह खुलासा किया है कि राज्य के मुस्लिम वर्ग में तालिबान का समर्थन करने वाली भावना बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान की क्रूरता और कट्टरपंथी सोच जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वो केरल के कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये सोच आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। यह खुलासा सरकार चला रही सीपीएम ने अपने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट में किया है, इसीलिए इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। आज इस खबर को देश की सुरक्षा और राजनीति दोनों के लेंस से देखना आवश्यक है। केरल में पिछले साल हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जमाते इस्लामी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस गठबंधन से सीपीएम बहुत नाराज हो गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि जमाते इस्लामी पर उंगली उठाने वाली सीपीएम की यह रिपोर्ट सच के कितनी करीब है। सवाल यह भी है कि अगर इस खुलासे में जरा सी भी सच्चाई है तो केरल सरकार इस मामले में किस तरह की कार्रवाई कर रही है। क्या केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश चल रही है? क्या केरल में तालिबान का समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही है?
क्या केरल में तालिबानी सोच के लिए महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि केरल में सरकार चलाने वाली पार्टी सीपीएम ने विस्फोटक खुलासे किए हैं। अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट में पार्टी ने अपने काडर को अलर्ट और एक्टिव रहने को कहा है ताकि जमाते इस्लामी जैसे संगठन केरल में अपना तालिबानी एजेंडा पूरा न कर पाए। It's true that in our party documents we caution our party members as well as party units at different levels to be very vigilant about religious extremist forces as well as communal forces trying to create problems in our country. सीपीएम का दावा है कि जमाते इस्लामी केरल को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जमाते इस्लामी केरल में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों जैसे बुकलेट्स और मैगजीन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ सीपीएम ने यहाँ तक दावा कर दिया कि जमाते इस्लामी संगठन अपने विचारों को मुस्लिम समुदाय के अलावा समाज के दूसरे वर्गों में भी फैला रहा है। ये भी दावा है कि ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है ताकि असुरक्षा की भावना पैदा हो, जिसका फायदा जमाते इस्लामी को मिल सके। लेकिन जमाते इस्लामी ने सीपीएम के इन गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जमात का दावा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ने ये कहानी रची है। In Kerala state, some political parties are spreading a rumor or a wrong perception about Jamaat-e-Islami Hind, that Jamaat-e-Islami Hind is promoting communalism or extreme views or extreme ideas. We completely reject and condemn this kind of allegations. जमाते इस्लामी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि केरल में समाज के एक हिस्से में कट्टरपंथी सोच के अंकुर फूट चुके हैं, जिसकी वजह से केरल से आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। एनआईए को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनमें आईएसआईएस में शामिल लोग अपने ऑपरेटर से बात करने के लिए मोबाइल ऐप थेमा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बातचीत करने वालों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सीपीएम के दावे को एकदम सिरे से खारिज करना जल्दबाजी हो सकती है। सवाल ये भी कि सीपीएम सरकार इस खुलासे को लेकर खुद क्या कार्रवाई कर रही है। सीपीएम ने अपने आंतरिक दस्तावेज में आरएसएस पर भी इन भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए हैं, लेकिन संघ के नेता मानते हैं कि ये सोच पहले से ही राज्य में पनप रही है। ये तो पहला स्टेप इन्होंने करना चाहिए, वहां के फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स को बुक करने के लिए करना चाहिए था। मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, खासतौर पर सीपीएम के अंदर फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स पहले ही घुस गए हैं। बहुतांश ब्रांच कमिटीज एंड लोकल कमिटीज एक प्रकार से इस फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के हाथ में हैं। भारत में तालिबान का समर्थन करने वाली सोच देश के लिए खतरा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में एक वर्ग तालिबान प्रेम में अपनी आंखें बंद कर चुका है। इस लिस्ट में शायर से लेकर राजनेता तक शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबानी आतंकियों को अपना सलाम भेजा था। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। जब देश में ही तालिबान जैसे क्रूर और कट्टरपंथी संगठन को एक वर्ग पसंद कर रहा हो, तालिबानियों को सलाम भेज रहा हो, तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। देखना यह है कि केरल सरकार जमाते इस्लामी के खिलाफ क्या एक्शन लेती है और जो आरोप इंटरनल डॉक्यूमेंट में लगाए गए हैं उनमें दम है या फिर ये सियासत की हवाई फायरिंग है। दिल्ली में अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 6 महीने तक चलने वाली दुनिया के सबसे बड़े दुबई एक्सपो का आगाज हो गया है। 1 अक्टूबर को भारत के स्टॉल का उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। भारत का ये स्टॉल 6 महीने बाद भी यहां से नहीं हटेगा। ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर यहां रहकर भारत में कारोबार करने के फायदों की जानकारी निवेशकों को देता रहेगा। कोरोना महामारी ने विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 192 देश दुबई एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने जा रहे हैं।
इस एक्सपो के द्वारा भी दोनों यूएई और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एक स्पेशल एग्रीमेंट की बात चल रही है और हमें ये उम्मीद है कि इस एक्सपो के खत्म होने से पहले ही कंक्लूड हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका तो जो डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो कह सकते हैं। मंत्री तो शुरुआत से ही आ रहे हैं। 1 अक्टूबर को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल आ रहे हैं, वो इनॉग्रेट करेंगे यहाँ के पवेलियन को। वैसे तो इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना में लगाई गई बंदिशों के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले के तौर पर आयोजित होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस एक्सपो में भारत भी बड़े स्तर पर हिस्सेदारी करने को तैयार है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हासिल करने के लिए भी भारत एक्सपो को एक सुनहरे अवसर के तौर पर देख रहा है। इसके लिए एक्सपो साइट पर भारत का पवेलियन बनाया गया है। ये पवेलियन एक्सपो खत्म होने के बाद भी एक स्थायी स्ट्रक्चर के तौर पर इस एक्सपो साइट पर मौजूद रहेगा। भारत का भी प्रतिनिधित्व दुबई एक्सपो 2020 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन खास बात इस स्ट्रक्चर की जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बाकी जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स मार्च 2022 में हटा लिए जाएंगे। 31 मार्च लास्ट डेट होगी, लेकिन इंडिया पवेलियन यहीं रहेगा स्थायी तौर पर। विशाल एरिया में फैले इस एक्सपो में अलग अलग देशों के पवेलियन तो आपको दिखाई देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी यहाँ खास ख्याल रखा जा रहा है। इंडिया पवेलियन दरअसल ये चाहता है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यानी एक्सपो 2020 में वो दुनिया को ये दिखा सके कि भारत कितना अनोखा देश है, किस तरीके से भारत अपने आप में कई ऐसी खूबियां लेकर आता है जिसने विश्व को कई चीजें दी हैं और योगा उनमें से एक है। भारत के पवेलियन में देश के कई राज्य शामिल होंगे। ये सभी राज्य अपनी योजनाओं के साथ ही बेहद सरल किए गए कारोबार के तौर तरीकों के बारे में निवेशकों को जानकारी देंगे। शुरुआत पीएम के गृह राज्य गुजरात से होगी, जो 2 हफ्ते तक पवेलियन में अपनी कला, संस्कृति और संगीतमय कार्यक्रमों के साथ गुजरात का आईना बनेगा। इंडिया पवेलियन आकर आपको भारत की कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी तमाम झलकियां दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि हर राज्य को मौका दिया जाएगा कि वो यहां आकर इंडिया पवेलियन में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। शुरुआत गुजरात से की जाएगी। गुजरात प्रधानमंत्री का स्टेट है और वहां से जुड़ी तमाम तरीके की झलकियां यहां पर रखी जाएंगी, ताकि हर राज्य में ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक ग्लोबल लेवल पर यानी कि दुबई एक्सपो 2020 में भी उनके राज्य की हर एक बात, हर एक महत्वता विश्व भर में प्रख्यात हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्सपो में लोग भारत के खेल, पदक विजेताओं और देश से जुड़ी कई उपलब्धियों को लाइट एंड साउंड शो के जरिए आसानी से जान और समझ सकेंगे। अब हम आपको इंडिया पवेलियन के उस हिस्से में लेकर आए हैं जहां पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। दरअसल ये लाइट एंड साउंड शो कई मायनों में खास है, क्योंकि यहां पर आकर अलग अलग पिक्चर से, अलग अलग तस्वीरों से, वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें भारत में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर फोकस रहेगा। बनारस के घाट किस तरीके से भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अहम हैं, परंपरागत हैं, ये तमाम चीजें। और खास तौर पर बात गुजरात की होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका पूरी की पूरी मूर्ति, पूरी प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और विश्व विख्यात जितने भी मंदिर, इमारतें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भारत से जुड़े हुए हैं, वो सब इस पवेलियन में, इस हिस्से में सम्मिलित किए गए। तो चले आइए दुबई। अगर आप विश्व के सबसे बड़े एक्सपो का हिस्सा बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी वो खासियतें हैं जो इस एक्सपो में दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। नेहा बाथम, दुबई, आज तक।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।